हेलो गाइस, मैं हूं सोच चौहान और आप देख रहे हैं माइंडेड। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में बहुत गजब होगा क्योंकि आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका क्लास 11th केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपका पार्ट 9। और जिसमें बच्चों हम लेके आए हैं आपके लिए कि क्वांटम नंबर या क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है। बच्चों, पूरा एनसीईआरटी बुक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। जो सेशन है आपके, जो भी आपको बताते हैं, जो डबल बिहेवियर है मेटल का या फिर आपकी हेजनबर्ग अनसर्टी प्रिंसिपल, ये सारी बातें होगी बच्चों इस लेक्चर में। तो ध्यान से पूरा लेक्चर को देखेगा, लास्ट तक देखेगा, और जहाँ पे भी जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी पूछ लीजिएगा कमेंट में, पूरा आपको रिप्लाई मिलेगा। तो बच्चों, पूरा ध्यान से इस लेक्चर को देखना। और आज तक आपने कहीं से नहीं पढ़ा होगा वैसी आपको स्टडी मिलेगी यहाँ पे। आपको एनसीईआरटी बुक से मैं लाइन बाय लाइन आपको डिटेल में बताऊंगा आपका जो बिहेवियर है या जो भी कुछ है आपका क्वांटम के बारे में। क्वांटम एटम्स क्या था, मॉडल क्या था क्वांटम, ये क्या चीज़ है क्वांटम, पूरा आप जानोगे, वो भी सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, दूसरा आप जो है बिल्कुल आप वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो यहाँ पे सेशन आपका 2.5 में पढ़ने जा रहा हूँ। और ये क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, पूरा एकदम डिटेल में हम लेंगे। तो टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। अब ये क्या है बच्चों कि भाई, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोल दिया था कि बोहर ने कुछ कुछ अपने एटम जो मॉडल था उसका उसमें लिमिटेशन छोड़ दी थी। मतलब क्या था कि उसमें कुछ फॉल्ट्स थे या कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, जो कि हमको कौन करेगा, क्वांटम मैकेनिज्म करेगा। ओके। और इस लेक्चर में पूरा मैं बताऊंगा कि क्वांटम मैकेनिज्म क्या चीज़ है और क्वांटम मैकेनिज्म में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इन व्यू ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोहर मॉडल, attempts were made to develop a more suitable and general model for atom। अब क्या लिखा है बच्चों की, जैसे कि हमने पढ़ा भी कि बोहर मॉडल में कुछ कुछ कमियां थी, तो उन कमियों की पूर्ति करने के लिए जो एक मॉडल निकला बच्चों, वो था आपका क्वांटम मॉडल। अब ये क्या था, तो टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच मॉडल बर। और वो कौन कौन से थे, मतलब क्या है कि इसमें कोई दो ऐसी कंट्रीब्यूशन दिए गए जिससे कि पूरा मॉडल तैयार हो पाए, पूरी एक डिटेल तैयार हो पाई। वो क्या क्या थी, सबसे पहला तो ये था कि डबल बिहेवियर ऑफ जो है क्या मैटर का। अब बच्चों कई तो ऐसे होंगे, अब बिल्कुल अभी से ही कन्फ्यूजन में चले गए होंगे ये डबल बिहेवियर क्या है मैटर का। तो बच्चों कभी भी कन्फ्यूजन में मत जाना आप, क्योंकि मैं पूरे एकदम हर एक चीज़ को बताऊंगा आपको ध्यान से। यदि फिर भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ लेना, है ना। अब डबल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या चीज़ है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। बस ये पॉइंट देख लो कि भाई दो पॉइंट यहाँ से निकल के आया हमारे पास, एक तो डबल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा आया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों ने मिलकर पूरा हमारा क्या कर दिया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को तैयार कर दिया। और वो कैसे, आप समझो इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या चीज़ है। तो एक फ्रांस के क्या थे आपके फिजिक्सिस्ट थे, डी ब्रोगली। तो इसको जो है डी ब्रोगे करके पढ़ा जाता है। इसको एल को थोड़ा वो साइलेंट मानते हैं, ऐसा क्यों क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बस थोड़ा पढ़ते हैं इसको, तो डी ब्रोगे करके पढ़ते हैं। तो क्या था, एक फ्रेंच के क्या थे फिजिसिस्ट थे, डी ब्रोगे। इन 1924 1924 में क्या किया उन्होंने, प्रपोज दैट मैटर लाइक अ रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट डबल बिहेवियर। उन्होंने क्या कहा बच्चों कि भाई जो मैटर होता है आपका पदार्थ, मैटर जो है कुछ भी हो सकता है। मैटर मतलब आपका पत्थर से लेके ईंट गारा कुछ भी मैटर होता है ना। तो मैटर जो कि लायक आपका मान के चलो वो रेडिएशन है, शुड आल्सो एग्जिबिट जो है क्या, डबल बिहेवियर दैट इज अ बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब क्या है कि जो मैटर होगा बच्चों, उसके पास आपका पार्टिकल नेचर भी होगा और उसके पास वेव लाइक नेचर भी होगा। वेव लाइक का क्या मतलब है कि वेव की तरह भी वो मूवमेंट दिखाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से। और जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर दिखाएगा, मतलब कि कुछ उसमें ऐसे ऐसे कण भी होंगे, या फिर आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो दोनों बिहेवियर दिखाएगा, यहाँ से उन्होंने बोला। और दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज अ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। उन्होंने ये सबसे बड़ी बात कह दी बच्चों, और ये आपकी डेफिनेशन है कि जिस तरीके से आपका फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होती है, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, उसके पास वेवलेंथ भी होगी और मोमेंटम भी होगा। तो डी ब्रोगे फ्रॉम दिस एनालॉगी से उसकी जो है आपका गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, जो कि हम डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं, माफ कीजिएगा लैम्डा से डिनोट करते हैं, डेल्टा का साइन नहीं है, लैम्डा का साइन है, एंड द मोमेंटम जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल।
अब बच्चों उन्होंने एक रिलेशन बनाई, या मैं जहाँ तक कहूँगी कि क्वेश्चन बना के दी, और जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि किसी भी मैटर की क्या वेवलेंथ है या फिर उसकी क्या मोमेंटम है, उसको बिल्कुल आसानी से हम पता कर सकते हैं। और वो क्या थी वो आगे मैं बताता हूँ आपको। तो जो लुईस डी ब्रोगे के बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो उन्होंने ये रिलेशन कैसे बनाई कि उन्होंने कहा भाई जो लैम्डा होगा वो बराबर होगा किसके, h/mv। अब m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, v यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, और h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। और आपको ये जान के भी बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम mv को क्या बोलते हैं, आपका मोमेंटम बोलते हैं, और क्लास 9 से 10 से बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो ये बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लैम्डा इक्वल टू हम बोल सकते हैं एक प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में आपका p, जो कि आपका मोमेंटम बता रहा है। तो यहाँ पे आप हो गया, और इट वेलोसिटी एंड p इज अ मोमेंटम है। और डी ब्रोगेस prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction। तो बच्चों यहाँ से जो डी ब्रोगे का एक सिर्फ अजम्पशन था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया। कब, जब उन्होंने फाउंड किया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है अंडरगोज डिफ्रैक्शन। अब फेनोमेना जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, और जो उसमें फेनोमेना में जो होता है उसमें वेव्स होती हैं, और दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू अस यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। और ये जो फैक्ट था, दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज़ इन मेकिंग, जो कि बच्चों बनाने में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ बेस्ड ऑन अ वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइजेज द वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो जिस तरीके से एक ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होता है उससे हम वेव नेचर ऑफ लाइट को पता करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है बच्चों, जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है। तो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, एक पावरफुल टूल है इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च में, बिकॉज इट अचीव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम। मतलब क्या है कि हम 15 मिलियन मतलब कि 15 मिलियन टाइम जो है जूम करके, या फिर हम बोलें कि उसको और करीब से देख सकते हैं किसको, एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को। मतलब कि क्या वो वेव में चल रहा है या फिर आपका वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, ये बिल्कुल आसानी से हमको पता चल जाता है उससे, है ना। इट नीड्स टू बी जो है नोटेड दैट, ये आपको बिल्कुल नोट करने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगी, है ना, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर। तो बच्चों यहाँ से आपको ये नोट करने वाली बात है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होता है उसके पास वेव कैरेक्टर होता ही होता है। ओके, ये बात आपको समझने आनी चाहिए। और द वेव लेंथ्स एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर so short because of their large masses that their wave properties cannot be detected। अब बच्चों यहाँ से ये बात तो बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम हैं या फिर आप हो, आपके पास भी एक वेव नेचर होता है, लेकिन आपका मास इतना होने के कारण आपका जो वेव नेचर होता है वो सही से नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, समझो इसको जरा क्वेश्चन से, कि भाई यहाँ पे दिख रहे होगे कि आप जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके जो वेवलेंथ के। तो भाई जितना मास बढ़ाओगे उतनी क्या होगी, वेवलेंथ घटेगी। तो वेवलेंथ घटने की तो भाई सीधी सी बात है कि जितना आप मास ला रहे हो, मतलब कि आप में कितना समथिंग आपका कितना 10 kg से तो ऊपर ही होगा। तो इतना मास होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो वेवलेंथ वाला जो नेचर होता है वो शो नहीं करता है, लेकिन आप जितना मास कम करोगे उतना ही आपको वेव नेचर दिखेगा। तो यहाँ पे और क्या लिखा है जरा वो पढ़ते हैं। तो वेवलेंथ जो कि एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट, जो इतनी छोटी होती है कि बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस के कारण दैट दियर वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो जो वेवलेंथ जो कि एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद वेरी स्मॉल मास कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो बहुत छोटे मास वाली चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उसको हम पता कर सकते हैं भाई उसके पास वेव नेचर है। और रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दिस पॉइंट्स क्वालिटेटिवली। अब जो है जो रिजल्ट शो करें वो आपको बताती है, और मैं आपको एक प्रॉब्लम भी कराऊंगा, और इस प्रॉब्लम से बिल्कुल आपको समझ आएगा कि किस तरह से वेव नेचर शो करता है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में क्या है, आपसे 2.12 में बोला है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ होगी एक बॉल की जिसका कि मास क्या है 0.1 kg है, मूव करती है वेलोसिटी किससे, आपकी 10 मीटर पर सेकंड से। अब बिल्कुल आपको रिलेशन तो पता ही है, तो उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। चलो उसका यूज़ करके देखते हैं क्या निकलता है आंसर। तो यहाँ से आंसर निकलेगा कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगी का जो रिलेशन था उससे हम निकालेंगे, तो आपका तकरीबन जो 6.626 × 10⁻34 मीटर, या फिर हम बोलें कि इतना जूल्स वगैरह निकलेगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि ये कितनी छोटी क्वांटिटी। आप देखो -34 मतलब समझ रहे हो, -34 मतलब होता बहुत ही बहुत छोटा, आप इसको महसूस भी नहीं कर पाओगे, इतनी छोटी क्वांटिटी है वो।
तो अब इतनी छोटी जो है वैल्यू के साथ, इतने छोटे मैग्नीट्यूड के साथ, अब सोचो कहाँ से वेव नेचर शो कर पाएगी जो बॉल है आपकी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मास वाली चीज़ होगी आपकी, तो उतना ही उसमें कम क्या होगा, आपका जो है क्या होना होगा उसमें, उसका उतना ही कम वेव नेचर शो होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ से कि आपका जो वैल्यू आई वो आपका बिल्कुल कम शो करेगी। यहाँ पे एक और करा देता हूँ मैं आपको, जो कि आपकी प्रॉब्लम 2.13 है, कि जो मास है आपका एक इलेक्ट्रॉन का कितना दिया आपको, 9.1 आपका ×10⁻³ kg। यदि इट्स काइनेटिक एनर्जी आपकी है कितनी, 3.0 ×10⁻25 जूल्स। तो कैलकुलेट करो उसकी वेवलेंथ को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक रिलेशन बनाओगे भाई कि काइनेटिक एनर्जी और किसका, वेलोसिटी का। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो यहाँ से आप भी निकाल लोगे आराम से इसमें पुटअप वैल्यू वगैरह करके। तो आपको निकल आया कि कितने आ गई आपके पास, 812 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी निकल के आ गई। मास आपको ऑलरेडी पता है, सारी वैल्यू पुटअप करोगे सीधा आपका आंसर आ जाएगा आपके पास 8967 × 10⁻10 मीटर। ये लगभग आपसे बोलूँ कि 896.7 नैनोमीटर। तो इतनी आपको निकल का, ये भी बहुत छोटी बच्चों है ना। और देखो अब जरा एक और प्रॉब्लम है 2.14 कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। मास जो है फोटोन का विथ वेवलेंथ इसकी है 3.6 इसका एमस्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, ये मतलब कि 10⁻⁻10 को शो करता है ये। तो वेवलेंथ आपको गिवन है, मास जो है आपको कैलकुलेट करना है किसका, फोटोन का। तो आपको एक तो चीज़ पता ही होगी, यदि हमारे पास वेवलेंथ गिवन है तो हम वेलोसिटी तो हमको पता ही चल जाएगी। देखो मास यहाँ से निकालना है आपको, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है आपको, और यहाँ से आपकी एच की वैल्यू गिवन है। अब कैसे, एच एक प्लेन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रहती है। वी आपकी आपको पता होना चाहिए, फोटोन जो होता है लाइट का उसकी हमेशा वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन सभी का यूज़ करेंगे और आप यहाँ से देखो कि जो मास निकला है वो कितना निकला है, 6135 × 10⁻29 kg। अब कितना कम मास है इसका, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई होगी कि जितना इसका कम मास है, तो क्या इसका मतलब है कि उस वो वहाँ पे वेव नेचर शो कर रहा होगा फोटोन। तो ऊपर के दोनों केस में जो दोनों प्रॉब्लम थी या 3 प्रॉब्लम थी उसमें तो वेव नेचर शो नहीं करेगा, लेकिन इस लास्ट वाली में जो फोटोन है वो वेव नेचर शो करेगा। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको और बताता हूँ क्या है आपका हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये बच्चों इससे ही जुड़ा हुआ है जो हमने अभी पढ़ा, आपका डी ब्रोगे का जो भी रिलेशन था या क्वेश्चन था उससे ही जुड़ा ये है। और ये क्या बोलता है जरा समझो। तो हेज़नबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है भाई कि जो वर्नर हेज़नबर्ग आपके एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, 1927 में इन्होंने एक स्टेट किया कि भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जो कि क्या है, इज द कंसिक्वेंस ऑफ डबल बिहेवियर ऑफ अ मैटर एंड रेडिएशन का। कि भाई ये बोलते हैं, मतलब कि इसके विपरीत जाते हैं, ये ऐसा बोलते हैं कि इट स्टेट दैट, भाई ये क्या बोलते हैं कि इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है इसका, कि इन्होंने कहा कि भाई ये असंभव है, यह इम्पॉसिबल है कि डिटरमाइन कर पाना एक ही साथ क्या दोनों चीज़ों को, कि भाई वहाँ पे मोमेंटम भी है और वहाँ पे जो है क्या है आपका उसकी पोजीशन भी है। ऐसे कैसे हो सकता है, इसको ध्यान से समझो इस बात को, कि भाई आप कहीं एक जगह पे खड़े हो और आप क्या हो रहे हो कि वेलोसिटी में भी हो और आपसे बोल दे भाई वो वेलोसिटी में तो है यार, आप बताओ उसकी पोजीशन क्या आती है, कैसे बता सकते हो आप। वो तो चल रहा है, मतलब कि मोमेंटम में है या फिर मूव कर रहा है वो। तो कोई भी व्यक्ति जब मूव कर रहा है तो आप कैसे बता सकते हो कि वो कहाँ पे है। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि आप साइमल्टेनियसली ये बता पाओ कि किसी की भी पोजीशन और किसी मतलब वेलोसिटी है ना, ये आप एक संग नहीं बता सकते हो। और इसका एक उन्होंने रिलेशन भी बनाया और वो क्या था वो जरा देखते हैं। तो मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन, ऐसा क्वेश्चन 2.23 में आपको गिवन है। क्या है वो, कि इन्होंने कहा कि डेल्टा एक्स जो आपकी पोजीशन को शो करेगा और डेल्टा पी जो करेगा आपके क्या मोमेंटम को एक्स की, है ना। तो ये जो होगा आपका हमेशा ही या तो भाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा किससे, h/4π के, है ना, h/4π के इससे ग्रेटर होगा या इसके बराबर होगा। ये इन्होंने रिलेशन बनाया, उसको देना ध्यान से समझना इसको। तो इन्होंने कहा कि भाई p तो क्या होता है हमारा मोमेंटम होता है, इसको मैं m भी करके लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा तो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा m भी x और आपका h/y इसके होगा ये। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं इसको क्या है नीचे भेज सकता हूँ m को, क्योंकि मल्टीपल में है तो इसको नीचे भेज दिया इन्होंने। तो डेल्टा x इंटू में आपका डेल्टा v जो है आपका हमेशा ही बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा h/4πm के। यहाँ पे h आपको पता होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, मास आपको पता चल जाएगा उस बॉडी का। तो आप इससे आसानी से बता पाओगे कि भाई वहाँ पे आपको क्या रहेगा, एक वैल्यू कुछ ही गिवन रहेगी, या तो आपको उसकी पोजीशन गिवन रहेगी तो आप उसकी वेलोसिटी बता पाओगे, या उसकी वेलोसिटी गिवन रहेगी तो आप उसकी पोजीशन निकाल सकते हो, क्योंकि मास उसका गिवन ही रहेगा ना।
तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स अनसर्टनिटी है उस पोजीशन में, है ना। इस बात को समझो, एरर्स वाला जिसने भी पढ़ लिया है फिजिक्स में एरर क्या था, तो उसको यदि पढ़ लिया है जिसने भी, तो वो समझ गया होगा कि डेल्टा एक्स को हमने क्यों लिखा। मतलब इसमें एरर बता रहा है, ये कुछ ना कुछ एरर्स हैं या फिर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है ना। तो डेल्टा से अनिश्चितता बता रहा है उसकी पोजीशन की, और जो डेल्टा पी है वो अनिश्चितता बता रहा है उसके मोमेंटम में, है ना, या उसकी वेलोसिटी में पार्टिकल की। तो इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ नोन, यदि हमको पोजीशन पता है उस इलेक्ट्रॉन की विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डेल्टा एस स्मॉल, तो देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, जो डेल्टा भी इज लार्ज, है ना। तो वहाँ पे वो क्या होगी, लार्ज होगी वेलोसिटी उसकी, और उसको भी निकाल सकते हो, सीधा सीधा ये है ना घूम फिर के मामला। तो ऑन द अदर हैंड यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इफ दी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की हमको पता है प्रिसाइसली, तो डेल्टा भी इज अ स्मॉल होगी वहाँ पे। इसका ये मतलब है बच्चों, यदि आपको उसकी पोजीशन पता चल जाती है तो आप मान के चलना कि उसकी वेलोसिटी वहाँ पे बहुत कम है, और यदि आपको वेलोसिटी उसकी पता चल जाती है तो आप समझना वहाँ पे जो उसकी पोजीशन है बहुत ही कम है, मतलब कि उसका होने का चांस वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, इसका ये मतलब है। और आगे क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे कि 10 इफ बी कैरी जो है आउट सम फिजिकल मेजरमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन पोजीशन और अ वेलोसिटी, द आउटकम विल ऑलवेज डिपेक्ट अ फ्यूजी और ब्लर पिक्चर। मतलब ये है कि भाई आप जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की जो करोगे जो पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, एक ब्लर पिक्चर मिलेगी, क्योंकि उसकी हमेशा कभी भी आप एग्जैक्ट पोजीशन या फिर उस एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता कर पाओगे उसकी, है ना। यही है इसका मतलब। तो द अनसर्टनिटी प्रिंसिपल जो है आपका कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो, कैसे, सपोज करो यू आर asked टू मेजर द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर विथ एन अनमार्क्ड मेटर स्टिक। मतलब क्या है, आपके पास एक मीटर का स्टिक है और उसमें कोई मार्क नहीं है, मतलब कि वो ऐसे मार्क रहता है ना किसी भी स्केल में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसमें मार्क रहते हैं भाई ये 10 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, ये इतने मीटर का है, ये इतने मीटर का नहीं है ना, मीटर स्टिक जो है आपका। तो यदि आप किसी भी थिकनेस नापना चाहते हो पेपर की, पेपर शीट की, और यदि आपको एक क्या दे दिया, एक मीटर स्टिक दे दिया, उसमें कुछ मार्क ही नहीं है, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑप्टेन वुड भी एक्सट्रीमली जो है एक्यूरेट होगा वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसकी क्या लेंथ है, मतलब मीटर की स्टिक की लेंथ नहीं पता था, आप उसकी क्या नापोगे, तो एंड द मीनिंगलेस भी होगा वो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेसी यू शुड यूज एन इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड इन अ यूनिट स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर। और यदि आपको उसकी जो है थिकनेस को नापना है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आपको एक सही जो इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको होगा, जो कि यूनिट जो कि स्मॉलर हो देन द थिकनेस ऑफ उसकी सीट के, उस पेपर के। तो एनालॉगसली यदि इसी को तथ्य को हम इस रूप में ढालते हुए ये भी बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे भी मस्ट यूज अ मैटर स्टिक या फिर मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन अ यूनिट ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कीप इन माइंड दैट कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका इस कंसीडर एज अ पॉइंट चार्ज। हमेशा याद रखना है कि हम कभी भी जो है इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हैं, एंड इज डियर फॉर डायमेंशनल लेस, वहाँ पे वो डायमेंशनल लेस हो जाता है। अब डायमेंशन का मतलब ये होता है कि ना तो उसकी कोई आपको एज पता रहती है, ना उसकी लेंथ पता रहती है ना, वो देख पॉइंट चार्ज है भाई छोटा सा, उसमें क्या पता चलेगा आपको। और टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट इट विथ अ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसको जोड़ जाड़ देते हैं। और जो लाइट यूज्ड मस्ट हैव अ वेवलेंथ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो लाइट होती है वो यहाँ पे जो वेवलेंथ उसकी स्मॉलर होती है, किससे, जो डायमेंशन है इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा है कि द हाई मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट, जो कि आपका मोमेंटम जो होगा एच बाई लैम्डा करके होगा। ये आप एक क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट की है बच्चों, ये आपकी बहुत यूज होगी, तो इसको याद कर लो आप बिल्कुल। वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलाइजन। तो यहाँ पे क्या है कि जो हाई मोमेंटम होगा फोटोन का, जैसे कि उसकी लाइट आपकी ये है, तो क्या होगा कि जो चेंज कर देगा अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाई कोलिजन से, मतलब जब वो टकराएगा तो उसकी कुछ ना कुछ जो है एनर्जी वगैरह चेंज होगी। और इस प्रोसेस में बी नोट उस हमको जो है डाउट नहीं होगा, बी नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बट बी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। तो इसका क्या मतलब है, समझो इस बात को बच्चों। जब वो कोलिजन करेगा तो आप इतनी बात तो समझ जाओगे कि उसकी पोजीशन कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी का आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा, है ना, इसका ये मतलब है। तो अब जरा हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे अनसर्टनिटी प्रिंसिपल के, कि क्या इसके हमको मतलब कि सिग्निफिकेंस मतलब होता है कि क्या इससे हमको मतलब महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्या इससे हमको फ़ायदा होता है, क्या इसका महत्व है अनसर्टनिटी प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ में, या जो भी केमिस्ट्री की जो भी हमको पढ़ना है उसमें क्या इसका मतलब है, वो हम जानते हैं ज़रा।
तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो इम्प्लीकेशन है ऑफ द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये है कि इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल। तो बच्चों इसका सबसे पहला ये है कि ये जो है रूल आउट करता है हमको कि एग्जिस्टेंस मतलब कि उसकी होना है ना, एग्जिस्टेंस मतलब होता है होना किसका, एक डेफिनेट पाथ का या फिर उसकी ट्रेजेक्टरी का, एक इलेक्ट्रॉन की एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स का, है ना। तो अब ये कैसे करता है वो जरा समझो। जो ट्रेजेक्टरी मतलब कि समझना इस बात को कि जो ट्रेजेक्टरी होते हैं रास्ते जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा तो वो ट्रेजेक्टरी कहलाती है। तो जो ट्रेजेक्टरी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइन बाय इट लोकेशन एंड वेलोसिटी एट अ वेरियस मोमेंट। तो उसके जो मूवमेंट्स वो ले रहा है मतलब कि चल फिर रहा है या घूम रहा है, तो उससे हम उसकी लोकेशन और वेलोसिटी को पता करते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी को पता करते हैं। और इफ वी नो वेयर अ बॉडी इज अप एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट एंड इफ वी आल्सो नो एट वेलोसिटी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट द इंस्टेंट। जैसा बच्चों आपको मैंने रिलेशन में बताया था, यदि आपको उसकी पोजीशन पता था वेलोसिटी पता कर सकते हो और वेलोसिटी पता तो उसकी पोजीशन भी पता कर सकते हो उस इंस्टेंट पे। और वी कैन टेल वेयर द बॉडी वुड बी समटाइम लेटर, आप ये भी बता सकते हो कि कुछ क्षण बाद वो बॉडी कहाँ होगी, है ना। अब ये सब खेल बच्चों इलेक्ट्रॉन पे चल रहा, मतलब ये आप ये समझ लेना खुद पे ही वो कर लो, मतलब आप पे नहीं होगा ये रूल, ये होगा सिर्फ बिल्कुल छोटे वाले पार्टिकल्सों पे, है ना। तो बी देयरफॉर कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट वेलोसिटी फिक्स्ड इट ट्रेजेक्टरी। तो उसकी क्या होगी, एक निर्धारित मतलब एक सीमा होगी जिसमें कि वो क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं जा रहा होगा और आप आसानी से बता पाओगे कि भाई वो इस टाइम यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, मतलब ये एक पूरी आपके दिमाग में ट्रेजेक्टरी बन जाएगी उसकी, यदि आपको उसकी वेलोसिटी वगैरह पता है या उसकी पोजीशन पता है तो। और सिंस फॉर अ सब एटॉमिक जो कि ऑब्जेक्ट सच एज एन इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट। और बच्चों यहाँ से बोला है कि जो सब एटॉमिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब जो छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, वो ये पॉसिबल नहीं होते हैं कि एक संग डिटरमाइन करना की पोजीशन और वेलोसिटी को एक गिवन इंस्टेंट पे टू एन अल्टीमेटरी डिग्री ऑफ प्रेसिजन। अब प्रेसिजन को मैंने बच्चों आपको समझाया था भी क्या होता है ना, कि बिल्कुल आप सही सही मतलब एक तो आप मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो आप तुक्के से आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई वो कहाँ पे होगा, है ना। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप वहाँ पे उसकी ट्रेजेक्टरी भी नहीं पता कर पाओगे। सही सी बात है, आप इसको समझो यार भाई, पहले तो समझ लो थोड़ा। देखो पूरा क्या खेल था यहाँ पे सीधा उन्होंने बोला कि बी देयरफॉर, यहाँ से बताता हूँ मैं आपको शुरू से, जरा ध्यान से पढ़ना है इसको फिर से। इफ भी यहाँ से बोला उन्होंने कि यदि हम जानते हैं किसको एक बॉडी को एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब कि एक बिल्कुल एकदम अल्प समय एकदम क्षण में उसको जानते हैं, इंस्टेंट पे जानते हैं, तो एंड इफ वी आल्सो नो इट वेलोसिटी को जानते हैं किसके अनुसार, उसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार, एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एट दैट इंस्टेंट, और हम उसके बल को भी जानेंगे कि उस पर कितने फोर्स वगैरह लग रहे हैं, समझे। बी कैन टेल वेयर द बॉडी वुड बी समटाइम लेटर, और हम आप कह सकते हैं कि भाई वो जो है बॉडी कहाँ पे होगी आगे चल के। तो बी देयरफॉर कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट वेलोसिटी फिक्स्ड इट ट्रेजेक्टरी, मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी और पोजीशन उसकी ट्रेजेक्टरी को बनाएगी। तो उन्होंने बोला कि सिंस फॉर अ सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि सब एटॉमिक जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, इज नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट। ये बच्चों आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही मैं बताते चला आ रहा हूँ कि एक संग आप जो है दोनों चीज़ों को नहीं निकाल सकते, ना तो आप उसकी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हो, लेकिन आप साइमल्टेनियसली ये नहीं बोल सकते कि भाई वो कहाँ पे है, बिल्कुल, है ना। ये है कुल मिला के बात है। जरा समझते जाओ पढ़ते जाओ, मज़ा जाएगा आपको, बिल्कुल सब चीज़ें समझ जाओगे। तो जो इफेक्ट है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये मैंने बच्चों आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि जो इफेक्ट है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल वाली चीज़ें, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, उन पे ही एप्लीकेबल कर सकते हो। आप जो है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, ये नेग्लिजिबल होती है वहाँ पे, इसका ये मतलब है। और दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल से आपको दिखती है, तो जरा उसको देखते हैं हम। क्या बोला है इन्होंने कि इफ़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मास से अबाउट अ मिलीग्राम, मतलब कि उसका 10⁻⁻⁶ kg कितना छोटा है ना, तो देन आपका यहाँ से जब इसको कैलकुलेट वगैरह करोगे तो आपको क्या मिल के आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻18 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको उसकी वेलोसिटी वगैरह मिल के आ गई। हाँ भाई हमने कहा, चलो आगे चलो अब जरा।
तो जो वैल्यू होगी ऑफ द डेल्टा वी डेल्टा एक्स ऑप्टेन इज एक्सट्रीमली जो है स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट। तो आप जान रहे हो बच्चों की वो क्या है, बिल्कुल ही मतलब की, मतलब कुछ उसका मतलब ही नहीं है, इतनी छोटी वैल्यू उसको क्या करेंगे हम जान के। तो देयर फोर वन में से दैट इन डीलिंग विद द मिलीग्राम साइज फॉर अ हैवियर ऑब्जेक्ट, जो मिलीग्राम का साइज है आपका, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी आर हार्डली ऑफ एनी रियल कंसिक्वेंस, मतलब कि आपको रियल प्रैक्टिकल में उसका कोई मतलब नहीं है मिलीग्राम वाले साइज से भी, है ना, इससे भी छोटे होने चाहिए आपका। ओके, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि इन दी केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि लाइक एन इलेक्ट्रॉन ऑन अदर हैंड डेल्टा वी डेल्टा एक्स जो है आपका ऑब्टेन इज अ मच लार्जर सच एटसेंट्रिटी आर ऑफ रियल कंसिक्वेंस, इनका बिल्कुल असली में महत्व है कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ आपसे कि ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज मास इज 9.11 × 10⁻31 kg है अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका बच्चों। तो डेल्टा वी वगैरह ये सब करोगे आप, मास आपको पता है, प्लैंक्स क्वांटम आपको पता है। तो डेल्टा बी इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको निकल के आएगी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आपका, मतलब कि मीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स ये निकल के आएगी। और ये आप जान रहे हो बच्चों की ये थोड़ा महत्व है इसका, है ना। तो इफ देयर फॉर मीन्स दैट इफ वन ट्राइज टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ ओनली 10⁻⁸ मीटर की है बस। आपने यदि 10⁻⁸ मीटर बस पार कर लिए तो आप मानो कि उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को पता कर लोगे। देन द अनसर्टेनिटी डेल्टा बी वेलोसिटी बॉडी भी आपकी क्या होगी वहाँ पे इतनी होगी। तो यहाँ से आपने कुछ अप्रोक्सीमेशन करके आपने निकाल दिया कि 10⁻⁴ आपका 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा होगा, ये आपने एक अप्रोक्सीमेशन करके निकाला है। और विच एज सोल आर्स दैट अ क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ बोहर ऑर्बिट, जो कि फिक्स कैन नॉट होल्ड गुड। और जो कि बच्चों बोहर का ऑर्बिट था उसमें कि ये बिल्कुल फिक्स ही नहीं था, उसने तो जो है कम ही बोला था। ये देखो कितनी निकली आपकी 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, उसने तो मतलब कि थोड़ी कम ही बताई थी हमको, और ये उसमें होल्ड भी नहीं हो पाती। तो इट दियर फोर मीन्स दैट, इसका ये मतलब है बच्चों की जो प्रेसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एक संभावना से बदल सकते हैं उसको कि भाई मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि होगा या भविष्य में कभी ऐसा मान के चलेंगे। और दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एन गिवन पोजीशन एंड द मोमेंटम, और दिस इज व्हाट हैपन इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और यही बच्चों पूरा खेल चलेगा प्रोबेबिलिटी का पूरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में, कि भाई हम ऐसा मतलब कि कुछ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना रहेंगी हमारी कि इसमें यहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, भाई नहीं भी हो सकता है, ऐसी कुछ ना कुछ हम जो है अजब मान के चलेंगे पूरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। और उससे हमको बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा कि एक जो है एक निश्चितता पता चलेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की और उसकी वेलोसिटी की, है ना। जरा आप समझो उस बात को। तो इसके ज़रा ये प्रॉब्लम्स वगैरह फिर से मैं आपसे बोलता हूँ खुद भी कर लेना आप इसको, कुछ भी नहीं है इसमें इतना, है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं कराता हूँ उनको बच्चों, फालतू का टाइम जाएगा इनमें, कुछ भी नहीं है। आप खुद करके देखना एक बार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो मैं आपको रीजन बताता हूँ फेलर ऑफ बोहर मॉडल के, है ना, कि भाई बोहर मॉडल हुआ फेल तो क्यों हुआ। तो वन कैन नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फेलर ऑफ बोहर मॉडल। अब हम जाके जो है समझ पा रहे हैं कि बोहर मॉडल आपका क्यों फेल हुआ होगा। तो इन बोहर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। तो बच्चों सबसे पहली बात कि बोहर ने कहा था कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक ऑर्बिट में घूमता है, और ये जो बात है वो साफ साफ यहाँ पे हो जाती है गलत। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिट में ना घूम के ऑर्बिटल में घूमता है, और ये ऑर्बिटल नाम की चिड़िया से आपका मुकाबला होगा आगे चले के वो क्या होती है ना। तो जो बोहर ने कहा था कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक किस में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, ये आपका बिल्कुल सही बात नहीं है, है ना। तो अब वो क्या किस में घूमता है वो सब बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक हो गया था आपको एक चार्ज पार्टिकल, इसने कहा ऐसा भी नहीं है वो, और है ना वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। और जो वेव कैरेक्टर है ऑफ इलेक्ट्रॉन का इज नॉट कंसिडर इन अ बोहर मॉडल। और बच्चों दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूँ तो बोहर ने हमको वेव नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन के। और फर्दर एन ऑर्बिट इज अ क्लियरली डिफाइंड पाथ एंड दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। और अब बच्चों आपने अभी पढ़ा है कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन और उसकी पोजीशन और उसकी जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो तो हम पता ही नहीं कर सकते। तो बोहर कैसे कह सकता है कि वो एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा होगा, मतलब कि गोल गोल घूम रहा होगा, आप कैसे कह सकते हो। क्योंकि अभी तक तो हमने यही पता नहीं कर पाए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आपका एक वेलोसिटी से क्या घूमता है या फिर उसकी पोजीशन क्या है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो यहाँ पे भी आपका बोहर मॉडल रॉन्ग प्रूफ हुआ, है ना।
और आगे क्या लिखा है बच्चों कि दिस इज नॉट जो है पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार बच्चों ये बिल्कुल असंभव है ये चीज़ होना। और बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स जो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों जो डबल बिहेवियर ही नहीं बल्कि जो है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी नकारता था आपको बोहर मॉडल, मतलब कि ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसके कारण भी ये आपका फेल हुआ। तो लिमिटेशन भी आपने देख लिए, फेलर भी आपने देख लिए। तो इन व्यू ऑफ जो है क्या बच्चों के प्रॉपर्टीज है ना, ये थोड़ा देख लेते हैं। इन व्यू ऑफ दीज जो है इनहेरेंट वीकनेस इन द बोहर मॉडल, और ये सब कुछ वीकनेस जो है बोहर मॉडल में आई, और देयर वाज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग बोहर मॉडल ऑफ अदर एटम्स। इन फैक्ट एन इंसार्ट इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नीडेड विच कुड अकाउंट फॉर वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एंड द बी कंसिस्टेंट विद द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस केम विद द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और इससे ही बच्चों ये सब फेलियर होने के कारण बोहर के आपका जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिकल एटम ऑफ मॉडल ऑफ एटम का। और बच्चों ये क्या था क्या नहीं है बिल्कुल एकदम मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इसको देखते रहिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे आज हम इसको। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका पूरा होगा, आपके क्वांटम अजीमुथल सब कुछ, मैग्नेटिक स्पिन सब कुछ कंप्लीट होगा सिर्फ एक वीडियो में कम। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को। सॉरी। तो क्लासिकल मैकेनिज्म जो आपकी क्लासिकल मैकेनिज्म है बच्चों की, जो कि न्यूटन्स लॉ पे आधारित है आपकी, तो वो क्या होती है आपकी कि सक्सेसफुली डिस्क्राइब करती है क्या, मोशन ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बच्चों की जो जो बड़ी चीज़ हम देखते हैं ना आपके, जैसे बॉल है या क्रिकेट की बॉल हुई, आप खुद हुए या मोटर गाड़ी, ये सब कुछ जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हम माइक्रोस्कोपिक में लेते हैं ना। तो जो न्यूटन्स के लॉ थे वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होते थे, आपके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे होते, सच एज फॉलिंग स्टोन हुआ आपका, ऑर्बिटिंग जो प्लानेट्स हुए, ये सब कुछ है ना, विच हैव इसेंशियली अ पार्टिकल्स लाइक बिहेवियर एज सोन इन द प्रीवियस सेक्शन। और आपने देखा इनके पास एक पार्टिकल लाइक नेचर होता है, जो कि अपने पिछले सेक्शन में देखा। हाउएवर इट फेल्स व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स एटम मॉलिक्यूल्स etc। लेकिन बच्चों जो न्यूटन्स का लॉ था आपका, वो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं चल पाता है। और उसका कारण भी आप जानते हो, क्योंकि भाई इसके पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और आपका पार्टिकल नेचर भी होता है, तो कहाँ से चल पाएगा उसके पास, सोचो ना खुद भी। तो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिज्म इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। और बच्चों इसी के कारण जो है आपका जो क्लासिकल मैकेनिज्म है आपका, मतलब कि जो न्यूटन्स लॉ है वो इसको नकारते हैं डबल बिहेवियर नेचर को। और स्पेशली फॉर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक इनटू अकाउंट दिस डबल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ क्वांटम मैकेनिज्म। और बच्चों जो इस चीज़ को समझती है कि भाई डबल बिहेवियर है उसमें, या फिर कैसे अनिश्चितता आती है या कैसे आप उसको जो है पता करते हो, और उस जो मैकेनिज्म का नाम है वो है क्वांटम मैकेनिज्म। अब बच्चों आपको यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी कि क्वांटम मैकेनिज्म क्यों आई और इसका कारण क्या था। और उसका कारण सीधा सीधा ये था बच्चों कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिज्म थी, जो कि हमारी न्यूटन लॉ पे आधारित थी, वो हमको डबल बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मतलब कि हम उसके रूल्स को लगा के आपकी किसी भी वेलोसिटी वगैरह नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिज्म आया उसने हमारी ये सारी प्रॉब्लम को हल किया। और वो कैसे किया वो जरा देखिए। तो क्वांटम मैकेनिज्म इज अ थियोरिटिकल जो है साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर। ये आपको पता भी होना चाहिए बच्चों की जो हमारी क्वांटम मैकेनिज्म है वो असली में क्या है, पूरी थियोरिटिकल है ना। प्रैक्टिकल तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन थियोरिटिकल उसका बहुत यूज़ है। या फिर हम बोलें कि वो थियोरिटिकल साइंस है जो कि डील करती है किसके संग, आपकी स्टडी जो है मोशन का होना एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना, वो जो है वेव लायक हो सकता है, पार्टिकल लायक भी हो सकता है। तो इन सब पे वो डील करती है। तो आगे क्या लिखा है इन्होंने कि प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी, और इट स्पेसिफाई, ये जो है स्पेसिफाई करती है द लॉ ऑफ मोशन दैट दीज ऑब्जेक्ट ओबे। और जो लॉज हैं आपके जो कि जो मोशन के या जो भी हैं आपके, जो कि ये वाले पार्टिकल शो करते हैं ना, मतलब छोटे छोटे वाले। तो व्हेन क्वांटम मैकेनिज्म इज अप्लाइड टू अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब क्या बच्चों की जब हम क्वांटम मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे जहाँ पे वेव लाइक प्रॉपर्टी आर इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि वेव तुक की बात आप समझ सकते हो वहाँ पे करना है, तो जो रिजल्ट आर सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिज्म। मतलब इसका ये है कि बच्चों आप जो है
क्लासिकल मैकेनिज्म को आप नहीं लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन वगैरह या जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है उन पे, लेकिन आप जो है आपकी क्वांटम मैकेनिज्म को बड़े बड़े से लेके मतलब कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन पे भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल एज इट इज़ आंसर देगा आपको, है ना। तो बिल्कुल एकदम देखते रहिए इस लेक्चर को। आगे देखते हैं अब क्या है यहाँ पे कि क्वांटम मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हेजनबर्ग एंड एरविन स्कोंजर, है ना। तो इन्होंने क्या है मिलके बच्चों इस पूरी जो है क्वांटम मैकेनिज्म को डेवलप किया। और वो दो साइंटिस्ट आपके कौन थे, पहले थे आपके जो वर्नर हेजनबर्ग और दूसरे थे इरविन आपके स्कोंजर, है ना। तो इसको स्कोंजर पढ़ के मैं पढ़ता हूँ बच्चों, कोई भी क्या पढ़ता मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं इसको स्कोंजर पढ़ता हूँ। तो हेयर हाउएवर बी शैल बी डिस्कसिंग द क्वांटम मैकेनिज्म विच इज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ वेव मोशन। अब बच्चों यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो होगी क्या कि हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिज्म जो कि बेस है आपका किस पे, आइडिया ऑफ वेव मोशन के। और जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म वाज डेवलप बाय सोंजर्स ने दी इसको। और जो सोंजर ने इसको क्या दिया बच्चों कि इट बोन हिम अ नोबेल प्राइज। बच्चों अब एक इक्वेशन भी दी है सोंजर ने, जिसको सोंजर इक्वेशन भी बोलते हैं, और उसको देने के कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स में, जो कि 1933 में मिला। और दिस इक्वेशन विच इनकॉर्पोरेट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर एज proposed by D. Broglie is quite complex and knowledge of the higher mathematics is needed to solve it। मतलब यह है बच्चों की आप जो है जो इसकी सोंजर की जो क्वेश्चन थी उसको समझने के लिए आपको बिल्कुल हाइगर मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी, और वो हमने अभी तक नहीं सीख पाए हैं बच्चों। इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना होगा आपको, और उसको समझने के लिए आपको कॉलेज वगैरह में इसको समझ पाओगे आप। और क्या लिखा है इन्होंने कि यू विल लर्न इट सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिस्टम इन हाइगर क्लासेस में आप समझ पाओगे इसको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे कि फॉर अ सिस्टम, मतलब कि एक सिस्टम के लिए सच एज एन एटम्स और अ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब क्या है इसका कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो एनर्जी है किसी भी एटम की वो चेंज नहीं हो रही समय के साथ, वहाँ पे हम सोंजर की जो क्वेश्चन है रिटर्न ऐसा आप इसको पढ़ सकते हो कि आपका एच कैप जो आपका सोंजर है, ये सोंजर का साइन है इक्वल टू ई सोंजर, है ना। वेयर एच जो आपका कैप है या मैथमेटिकली ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन, इसको हम पढ़ते हैं क्या, हैमिल्टोनियन करके। तो मतलब कि हैमिल्टोनियन का कैप ई सोंजर इक्वल टू आपका ई सोंजर। तो यहाँ पे जो आपका बाई जैसा दिख रहा है आपको, त्रिशूल जैसा दिख रहा है, वो सोंजर है, इसको सोंजर करके पढ़ा जाता है। और ये रिलेशन बनाता है किसके बीच में, एनर्जी और आपकी हैमिल्टन के बीच में। तो सोंजर गेव अ रेसिपी जो है आपका क्या है ना, ऑफ द कंट्रास्टिंग जो है आपका क्या कंसर्ट करने को, दिस ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब कि सिस्टम के पास जो एनर्जी उससे हम निकालते हैं इसको, जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, टेक इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल। हम उसकी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में ले लेते हैं, और क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लाई वगैरह को, अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लाई एंड द रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर इंडिविजुअलिटी। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव आ ई, और आपको दे देगा ये त्रिशूल जैसा दिख रहा है आपको सोंजर। तो ये थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड है, और बच्चों एग्जाम पे भी आपको कम से ही कम पूछेंगे, ये बिल्कुल पूछे भी नहीं जाती ज़्यादातर तो, है ना। और वैसे भी आपके 11 तो होम बोर्ड, इसकी चिंता आपको करनी नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम एंड द सोंजर इक्वेशन को हम समझते हैं क्या था क्या नहीं था। तो चलो बिल्कुल एकदम। तो वैन सोंजर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब क्या है कि जब सोंजर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जो सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। इसका ये मतलब है कि जब हम सोंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसके, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमको जो सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, है ना, जो सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी, हमको बताता कितनी जो है पॉसिबल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन के। अब वेव फंक्शन भी समझना आप क्या होता है, आगे चल के क्या बताता हूँ मैं, देखिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द ईच एनर्जी लेवल और दिस क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर, जो कि बच्चों है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और जिसको कि हम देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करते हैं। अब बच्चों वीडियो बिल्कुल छोड़ना मत, मैं समझ रहा हूँ आपकी दशा क्या हो रही होगी। यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये फिर जो चीज़ें आई हैं बोल एकदम आ गई हैं, और आपको थोड़ा सा डाउट गया होगा ये क्या चीज़ है, ये क्या है भाई। और इसके बारे में मेरा वादा है बच्चों की, बिल्कुल देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज़ है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या चीज़ है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज़ है। और थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको बता भी देता हूँ समझने इस बात को। देखो,
तो सोंजर वगैरह के क्वेश्चन को हमने किया यूज़, तो उससे हमको एनर्जी वगैरह मिली एक वेव फंक्शन के रूप में। और वहाँ से हमने क्या किया बच्चों की, वहाँ से हमने कुछ क्वांटम नंबर्स बनाए। अब कैसे बनाया वो ज़रा समझना। हमने कहा कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा होगा n, हमने n से डिनोट किया। और इसका मतलब ये होगा कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताएगा कि जैसे हाइड्रोजन का एटम था उसमें जो ऑर्बिट्स वगैरह आ रही थी, तो ये हमको ये बताएगा कि भाई वहाँ पे कितने जो है एन्स मतलब कि जो सेल्स वगैरह हैं वो हो सकते हैं। ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। अजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि एल से नोट करते हैं वो हमको बताएगा कि कैसे कैसे जो है हमारा उसमें आगे जो है उसमें और क्या इलेक्ट्रॉन शो करता है नेचर, वो बताएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको देखनी है आगे चल के। तो अराइजेस एज अ नेचुरल कंसिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्विंजर इक्वेशन। तो जब इनको सॉल्यूशन किए तो ये सारी चीज़ें हमको एक कंसिक्वेंस में मिली है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज आपका क्या होता है, इज इन एनी एनर्जी स्टेट, जब कोई भी एनर्जी स्टेट में होता है तो द वेव फंक्शन जो कि करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। और बच्चों हमको उससे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एक इलेक्ट्रॉन की कि वो कैसे कैसे और क्या क्या नेचर शो करता है। अब ये बच्चों बिल्कुल एक्सेप्ट करते जाओ जो जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद से आपको सब समझ आने लगेगा। ये सब कुछ एक्सेप्ट करने वाली बातें होती हैं, है ना। और जो वेव फंक्शन है जब मैथमेटिकल फंक्शन है आपका, हुज वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इन द एटम एंड डज नॉट कैरी जो है एनी फिजिकल मीनिंग। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है आपको एटम के, और कोई भी फिजिकल मीनिंग उसके बारे में नहीं बताती है ना, जो आपका वेव फंक्शन है वो। और सच वेव फंक्शन ऑफ जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब इसका ये है बच्चों कि समझना इस बात को जरा। पहले आपको मैं एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूँ, जरा समझ लो। तो अभी तक आपने ये पढ़ते आ रहे हो कि आप जो है क्या पढ़ते आ रहे थे बोहर मॉडल के, भाई इलेक्ट्रॉन के पास जो एक ट्रेजेक्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिट बोलते हैं। ये आप पढ़ते आ रहे हो है ना, जिसको मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ। लेकिन बच्चों अब जब हमने सोंजर की क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमको कुछ कुछ जो है बातें पता चली कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटर में नहीं होकर एक ऑर्बिटल में होता है। अब ऑर्बिटल में कैसे होता है वो ज़रा समझो। उसने ये कहा कि ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी। समझने इस बात को, इलेक्ट्रॉन में जो घूम रहा है वो ट्रेजेक्ट्री पास कर रहा है, वो एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसी ब्लैक स्पेस होगी या फिर एक प्रोबेबिलिटी वाली स्पेस होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी। अब जो बच्चों इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब कि मान के चलो कि ऑर्बिटल है, इसके मतलब ये समझना इस बात को। मैंने क्या किया, ये इस जो ऑर्बिट मान के चल रहा है उसी में से एक मैंने पोर्शन उठाया और उस पोर्शन को मैंने ऐसे करके बताया कि भाई ये ऐसे मान के चलो पोर्शन है आपका ये पूरा, तो उस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना हमको बताएगा वो ऑर्बिटल बताएगा। इतना समझ आना चाहिए सबको बिल्कुल। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बता रहा है ये रीजन जो है, उसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें जो है डिनोट करी, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुए या फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर हुए। तो उसमें से क्या हुआ कि जैसे ये जो स्पेस है उसमें से हमने कहा कि भाई इसकी ऑर्बिटल कितनी है, 2 है। तो ऑर्बिटल 2 होने का मतलब इसका ये है कि इसको मैं देखो एक को इरेज करता हूँ फिर आपको समझ आएगा कि यदि इसके पास क्या है 2 ऑर्बिटल हैं, मतलब समझना इसको मैं थोड़ा आपको बुक से हट के बता रहा हूँ, आपको ये आगे मदद करेगा। मतलब इसके पास 2 ऑर्बिटल हैं, मतलब ये 2 ऑर्बिटल हो गई। तो 2 ऑर्बिटल में आपका जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि उस 2 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं वो आपको क्या हो सकते हैं, 4 एटम, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं और वो कहीं भी हो सकते हैं। तो इस ऑर्बिटल में मतलब कि एक जो इलेक्ट्रॉन आपको कुछ इस तरीके से हो सकता है, एक आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है, एक आपका इस तरीके से हो सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं उस ऑर्बिटल में। अब बच्चों ये बातें थोड़ी थोड़ी आपको थोड़ा दिमाग में क्या हो एक बेस को तैयार की होगी, और जो कि मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपको बिल्कुल असली में समझ आएगा कि ऑर्बिटल नाम की चिड़िया क्या है और ये सब कुछ क्या है ना। ये सिर्फ मैंने आपका एक बेस क्रिएट किया। आप ये मत समझना कि अभी आपने बिल्कुल पूरा पूरा समझ लिया, अभी कुछ भी नहीं समझे हो, आप सिर्फ 5% समझे हो ऑर्बिटल और ये सब क्वांटम नंबर के बारे में ना। आगे बढ़ते जाओ सब समझते जाओगे। तो आपने ये समझा हमने क्या किया कि सोंजर की क्वेश्चन को सॉल्व करके वेव फंक्शन का यूज़ वगैरह करके सबसे हमने कुछ क्वेश्चन बनाई, उसका सॉल्यूशन निकाला और उससे हमको एक एटॉमिक ऑर्बिटल का पता चला। फिर हमको क्या पता चला कि सच वेव फंक्शन पार्टेनिंग जो कि टू 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब ये है कि ऐसा जो वेव फंक्शन जो कि क्या करता हो, पार्टेनिंग करता हो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहेंगे, है ना। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज अ प्रोपोर्शनल टू द
आपका क्या ये इसका स्क्वायर होगा। मतलब इसका क्या है कि जो हम इलेक्ट्रॉन को पा रहे हैं उसको कौन हमको बताएगा, ये बताएगा ना, ये जो वेव फंक्शन है आपका वो ये बताएगा इसका स्क्वायर, है ना, यही तो हमारा वेव फंक्शन है एट अ दैट पॉइंट। मतलब कि वे इसका स्क्वायर करोगे आप और जहाँ जहाँ इसका मतलब जो आएगा एरिया वहाँ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसको थोड़ा थोड़ा आपको क्या हो रहा होगा, इमेजिनेशन पावर ज़्यादा लगनी पड़ रही होगी इसमें, है ना। तो जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रिडिक्टेड ऑल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सम फेनोमेना दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल। और बच्चों उसने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि बोहर मॉडल ने नहीं बता पाया था हाइड्रोजन एटम के बारे में। और अभी भी बच्चों आपके मैं बोल रहा हूँ कम से कम 70% डाउट होगा कि ये सर ने क्या क्या पढ़ा दिया, हमको तो समझ नहीं आई, ये वेव नंबर वेव फंक्शन ये क्या था। अब बच्चों आगे चल के सब समझ आएगा ये क्या था। बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये सब कुछ, और कुछ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको ग्राफ की मदद से समझ आ सकती थी, है ना। और वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। मेन तो आपका यहाँ से शुरू होगा जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ सोंजर्स इक्वेशन का, है ना। यहाँ से आपको सब समझ आएगा, समझ लो यहाँ से, अब बिल्कुल ध्यान से समझ लो, है ना। तो एप्लीकेशन क्या है आपकी सोंजर इक्वेशन की, वो ये है कि टू मल्टी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम के पास, प्रेजेंट अ डिफिकल्टी, है ना, प्रेजेंस अ डिफिकल्टी द सोंजर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब ये है इसका कि हम सोंजर इक्वेशन को जो है आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और दिस डिफ़िकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड। मतलब ये है कि हम जो है इन सारी को सॉल्व तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट मेथड को मान के चलते हैं, और सच कैलकुलेशन विच द एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सो दैट ऑर्बिटल इन एटम्स अदर देन हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स डिस्कस अबव। जैसे कि मैंने आपको ऑर्बिटल का जो भी बताया बच्चों की, उससे क्या होता है ऑपरेशन मानने से आपकी वो अन्य इलेक्ट्रॉन की या जो अन्य एटम है उनके लिए भी डिफर नहीं करती हैं। तो जो प्रिंसिपल डिफरेंस लाई इन द कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, जो है आपकी मेन जो डिफरेंस है आपकी जो कंसिक्वेंस जो इंक्रीज होना है न्यूक्लियर चार्ज का, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द ऑर्बिटल आर समव्हाट कॉन्ट्रैक्टेड फर्दर एस यू लर्न इन सेक्शन जो आपके आने वाले हैं 2.63 अब 2.64 में। अनलाइक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज हुज एनर्जी से डिपेंड ओनली द क्वांटम नंबर जो कि एन है, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर एन एंड एल पे करेगी, है ना। हाइड्रोजन के लिए तो सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन एन के लिए वो क्या करेगी, एन और एल पे डिपेंड करेगी। अब ये जो आपको ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है बच्चों के इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम का, तो उसको जरा हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, है ना। थोड़ा उससे आपको क्या है नॉलेज मिलेगा इसके बारे में, तो उसको ज़रा देख लेते हैं हम एक बार पढ़ के, फिर उसके बाद हम सीधा ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर पे ही आ रहे हैं ना। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था बच्चों, है ना। आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो मैं आपको एक ग्रीन बॉक्स में पढ़ा रहा हूँ वो थ्योरेटिकल बातें हैं, तो आप इसको स्किप करके सीधा ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ सकते हो, और मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, या फिर आप इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखो तो क्या क्या था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज़ द पिक्चर थी किसकी, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और जो कि क्या करता है इमर्जेस करता है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द सोंजर इक्वेशन टू द एटम। जो सोंजर की इक्वेशन को सॉल्व करके आता है एटम के बारे में, वो सब कुछ बताता है हमको ये। और जो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के हैं, वो सबसे पहला ये कि भाई जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन में एटम इज़ अ क्वांटाइज होगी। अब मैंने क्वांटाइज को 17 बार बता चुका हूँ आपको क्या होता है क्वांटाइज, मतलब कि कुछ फ्रैक्शनल में ना हो, बिल्कुल एकदम पूरा पूरा वो क्वांटाइज होता है। और कैन ओनली हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एटम, है ना, तो बाउंड होगा किसके, इलेक्ट्रॉन एटम के, जब उसमें क्वांटाइज होगी। और सेकेंडली जो फीचर इसका ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एज अ डायरेक्ट जो है क्या है वो रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर अलाउड ए सोल्यूशन ऑफ सोंजर वेव इक्वेशन का। ओके इस बात को समझ चुके हो। तो ये यहाँ पे लिखा है कि जो एग्जिस्टेंस है क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का, वो डायरेक्ट रिजल्ट है किसका, एक वेव लाइक प्रॉपर्टीज का इलेक्ट्रॉन की, एंड जो कि अलाउ करता है सॉल्यूशन जो कि आपके सोंजर वेव इक्वेशन के। ओके अब थर्डली पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बोथ दी एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एज पर डेंसिटी प्रिंसिपल। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमाइन एज नोन एक्यूरेटली, और दैट इज व्हाई एज शैल रीड ऑन द टोल केयर अबाउट प्रॉपर्टी फाइंड ऑफ एटम। देखो बच्चों यहाँ पे ये लिखा है कि एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह या फिर वेलोसिटी पाना आपका हेजनबर्ग से आपका क्या था, एक नहीं हो सकता था, लेकिन हमने कुछ पाथ ऐसी बनाई हैं, ऑर्बिटल्स ऐसी बनाई हैं मन से, जो कि हमको इसको बताता है ये हमको उनके बारे में।
फोर्थ पॉइंट था आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज द वेव फंक्शन होता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन इज एन एटम। मतलब ये है बच्चों की ये जो एक वेव फंक्शन की तरह काम करता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल में, है ना, वेव फंक्शन के रूप में काम करता है एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि झाई इसको बोलते हैं ना, झाई करके वो पढ़ा जाता है ये 4 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में। तो वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब बाई द वेव फंक्शन, जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब होगा एक वेव फंक्शन से, तो वी से दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल, मतलब उसका ये रहेगा कि वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा उस ऑर्बिटल को, है ना। और सिंस मैनी सच वेव फंक्शन आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, और कई जो है वेव फंक्शन आपके लिए पॉसिबल हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम, तो कई जो है एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकती है एटम में, और दीस वन इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ना, और उनमें से एक जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन होगा। मतलब इसका ये है बच्चों कि किसी भी एटम में कई ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, लेकिन उन ऑर्बिटल्स में कोई ऐसी एक ऑर्बिटल होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होगी। बस यही सारी बातें। और एक और चीज़ अभी समझ लो आप कि वेव फंक्शन एक जो है फंक्शन है, ये फंक्शन वगैरह चैप्टर जिसने कंप्लीट कर लिया अपना मैथ में बिल्कुल क्लियर समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो अब लिखा है कि ना ईच ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन हैज़ एन डिफिनिट एनर्जी, और एक ऑर्बिटल में एक एनर्जी होगी उसके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन के पास, और एक ऑर्बिटल जो कैन नॉट बी कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में आपके 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है आपका, और द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ वेरियस ऑर्बिटल इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जो कि अफवाह प्रिंसिपल वगैरह जो कि आगे पढ़ोगे आप उसके तहत हम उसमें भरते हैं, फिल करते हैं। और फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर शैल बी देयर फॉर बी ऑर्बिटल वेव फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्बिटल कॉपाई ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड एटम इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन झाई एंड क्वांटम मैकेनिज्म, जो कि मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस जो कि आपका दिस इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ झाई, है ना। तो फिफ्थली जो हमको फीचर मिला कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विथिन एन एटम इज अ प्रोपोर्शनल टू द स्कोर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जो कि झाई का, मतलब कि झाई का स्कोर करने पे इसका जो फंक्शन है बच्चों, ये थोड़ा भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इस वेव फंक्शन जो झाई है इसका स्कोर करने पे जो हमको एरिया वगैरह मिलेगा, है ना, वो आपको एक ऑर्बिटल बताएगा। इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड इज ऑलवेज जो कि पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जो हाई का स्कोर एट अ डिफरेंट वैल्यू विद इन एन एटम इज एन पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी मोस्ट प्रोबेबली फाउंड, और जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे फाउंड होगा। अब यहाँ से बच्चों में लेने वाला हूँ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर को, तो ध्यान से लेक्चर को देखिए बच्चों, यहाँ पे पूरा कंप्लीट करूँगा मैं ऑर्बिटल्स क्या हैं और क्वांटम नंबर क्या हैं। तो इस लेक्चर को बच्चों में इतना ही रखता हूँ, और आगे से बताऊँगा बच्चों में कि ऑर्बिटल्स क्या हैं और क्वांटम नंबर क्या हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।